हेलो दोस्तों। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित अध्ययन सामग्री लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय, पंथ निरपेक्षता अर्थात धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू, संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार और मूल अधिकारों को उपांतरित या निर्बंधित करने की संवैधानिक शक्ति, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। यह एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 में मानवीय दुर्व्यापार एवं बेगार का प्रतिषेध किया गया है। मानवीय दुर्व्यापार के अंतर्गत पुरुष, महिला, बच्चों की खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 23 के संदर्भ में अपवाद यह है कि राज्य यदि चाहे तो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य श्रम संबंधी कानून नियम बना सकता है, जैसे अनिवार्य सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आदि। ऐसी सेवाओं के लिए राज्य पारिश्रमिक देने के लिए बाध्य नहीं होगा, लेकिन वह ऐसा प्रावधान करते समय धर्म, मूलवंश, जाति, निवास स्थान, किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी, जो भारत में रह रहे हैं, उनको प्राप्त है। मानवीय दुर्व्यापार को रोकने के संदर्भ में सरकार द्वारा बनाया गया जो नियम है वो ये है: अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। इसमें वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया गया था। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, सती प्रथा जो एक कुप्रथा थी हमारे समाज में, उसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम राजस्थान सरकार ने 1987 में इससे संबंधित नियम बनाए थे और केंद्र सरकार ने इसे 1988 में मैंने केंद्रीय कानूनों की सूची में शामिल किया था। इसी प्रकार अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे का परिसंकट में नियोजन का प्रतिषेध करता है, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी जोखिम भरे स्थानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत संदर्भ में बाल श्रम संशोधन अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया था, जिसमें वर्ष 1916 में संशोधन करते हुए इसे बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया है। तो ये मानवीय शोषण के विरुद्ध संरक्षण संबंधी मौलिक अधिकार से संबंधित तथ्य अब मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप इसे ध्यान से एक बार पढ़ें। आगे बढ़ने से पहले हम पंथ निरपेक्षता अर्थात भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या है, इसे समझ लें, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में या मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता शब्द मूल भारतीय संविधान में कहीं नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। इसका अभिप्राय है कि भारत एक
पंथ निरपेक्ष राज्य है, अर्थात इसका अपना कोई राज्य धर्म नहीं होगा तथा वह सभी धर्मों को समान आदर एवं सहायता प्रदान करेगा। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता का ये अभिप्राय है, इसे आप समझ लें। आगे बढ़ें तो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना। संविधान में व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इसे आप समझें। जैसा कि पहले बताया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता निम्न प्रकार सुनिश्चित की गई है। जो प्रावधान है वो ये है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के हित में तथा आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों से संबद्ध राज्य द्वारा बनाए गए किसी नियमों, विनियम के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 25(1) में यह बात कही गई है। यहाँ एक बात आप याद रखें कि दक्षिण भारत में स्वतंत्रता के समय ईसाई मिशनरियाँ जो हैं, लोभ द्वारा धन दे करके भारतीयों का धर्मांतरण करा रही थी। इस संबंध में एक मामला उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया गया था, स्टेनिस्लास बनाम मद्रास राज्य के नाम से, और उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि लोभ, छल, कपट आदि द्वारा किसी का धर्म परिवर्तन करना अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। प्रारंभिक परीक्षाओं में और मुख्य परीक्षाओं में इस मामले से संबंधित प्रश्न आते हैं। आप इसका सावधानी से अध्ययन कर लें। आगे बढ़ें। जो इस संबंध में अगले प्रावधान हैं वो ये हैं कि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को अपनी संस्था बनाने और उसका प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए वे चल अचल संपत्तियों का अर्जन कर सकते हैं, उनका विधि के अनुसार प्रशासन कर सकते हैं और धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में यह बात लिखी गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि लोक व्यवस्था के आधार पर राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, अर्थात इस अधिकार का प्रयोग करते समय अगर लोक व्यवस्था प्रतिकूलता से प्रभावित होती है तो राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इस संबंध में जो अगला प्रावधान है वो यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के वृद्धि के लिए किसी भी प्रकार का कर देने हेतु राज्य बाध्य नहीं कर सकता है, लेकिन राज्य यदि किसी धर्म विशेष के लिए कोई कार्य करता है तो वह संबंधित धर्मावलंबियों से शुल्क वसूल सकता है। अनुच्छेद 27 में यह बात का उल्लेख है। एक इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया गया व्यय जो है वो कर मुक्त होता है। अगला प्रावधान है कि राज्य निधि से पूर्णतः संचालित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध की गई है, लेकिन यदि कोई संस्था किसी धार्मिक न्यास द्वारा स्थापित है और उसका प्रशासन चाहे राज्य ही कर रहा हो, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि राज्य निधि से अंशतः पोषित अथवा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में होने वाले धार्मिक क्रियाकलापों में किसी अन्य धर्मावलंबियों को शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अल्पवयस्क विद्यार्थियों की स्थिति में उसके संरक्षक अर्थात गार्जियन की अनुमति या निर्णय को
अधिमान दिया जाएगा। तो ये थे धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकारों के तथ्य। इसे आप सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। इसमें मुख्य परीक्षा में या प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारतीय संविधान के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी मौलिक अधिकारों, जिसकी विवेचना अनुच्छेद 29 एवं 30 के अंतर्गत की गई है, अल्पसंख्यक समुदायों के हितों के संरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 यह कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य उन पर कोई भिन्न संस्कृति अधिरोपित नहीं कर सकता है कि आप इसी संस्कृति को मानिए या इसी भाषा को बोलिए या ये लिपि अपनाइए। इसी प्रकार अनुच्छेद 30 के अनुसार भाषा एवं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा तथा राज्य धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थान की संपत्ति अर्जित करता है तो उसे पूर्ण प्रतिकर देना होगा। अनुच्छेद 30(1) क। इस संबंध में हमने मौलिक अधिकार भाग 1 में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान वस्तु स्थिति शीर्षक के अंतर्गत इसकी चर्चा की थी। आप चाहें तो हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले एक भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है और भारतीय संविधान में इसे किस प्रकार मान्यता प्रदान की गई है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान एक परिसंघीय संविधान है, परिसंघीय फेडरल। लेकिन भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। लेकिन वस्तुतः भारतीय संविधान एक परिसंघीय संविधान ही है कि किसी भी परिसंघीय संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण है न्यायिक सर्वोच्चता, जो न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान कर सुनिश्चित की जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा किए गए किसी भी कार्य को न्यायालय उसके संविधान के अनुरूप नहीं होने पर या संविधान द्वारा अधिरोपित मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होने पर अविधिमान्य घोषित कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आप यहाँ पर दो बात याद रखें कि इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता है, अर्थात संसद ब्रिटेन की अगर कोई जो है कानून बना देती है तो न्यायालय को यह शक्ति नहीं है कि वह उस कानून को अविधिमान्य कर दे। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना की गई है। संसदीय कानून को न्यायालय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने पर उसे अविधिमान्य घोषित कर सकते हैं। लेकिन भारत में इन दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया गया है, अर्थात उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या विधि को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने पर
उसे अविधिमान्य घोषित कर सकता है। और संसद को भी यह अधिकारिता प्रदान की गई है कि वह उच्च न्यायालयों की शक्ति से संबंधित कोई भी विधि बना सकता है। तो इस संबंध में हम आगे किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। आप यही जान लें कि भारतीय संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया गया है। इस संबंध में बहुत सारे मुकदमे दाखिल हुए और उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। इसकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों संबंधी मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई है। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या हनन हुआ है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय से रिट की मांग कर सकता है। ये 5 प्रकार की रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इन 5 रिटों से संबंधित विस्तृत विवरण मैंने अपने रिट याचिकाओं से संबंधित जो वीडियो है उसमें दिए हैं। इसके बारे में आप चाहें उस वीडियो को देख करके आप अध्ययन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अब जो भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं नागरिकों को, उनको उपांतरित करने, कम करने, हटाने या निर्बंधित करने, निलंबित करने की संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो मूल अधिकारों को उपांतरित या निर्बंधित करने के संवैधानिक प्रावधान ये दिए गए हैं संविधान में कि पहला, सशस्त्र बलों या पुलिस बलों में कर्तव्यों के उचित पालन और अनुशासन को बनाए रखने के लिए संसद इनके मूल अधिकारों को उपांतरित कर सकती है। अनुच्छेद 33 आर्टिकल। दूसरा, किसी क्षेत्र विशेष में सेना विधि प्रवृत्त रहने के समय सरकार के किसी कार्य को जो मूल अधिकारों को कम करती है, संसद विधि बनाकर उसे वैध करार दे सकती है। अनुच्छेद 34 में इस बात की विवेचना की गई है। ये 2 प्रावधान के बाद जो अगला प्रावधान है, तीसरा, जिसमें मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है या उपांतरित किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है, वो ये है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान किए गए स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं अपने आप। साथ ही अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति किसी आदेश द्वारा निलंबित कर सकता है। इसमें ये अपवाद है और ये आप जान लें कि प्रारंभिक परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं कि सिर्फ अनुच्छेद 20 तथा 21, 20 और 21 आर्टिकल, जो दैहिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, उसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 से संबंधित प्रावधानों की विवेचना मैंने अपने मौलिक अधिकार भाग 2 से संबंधित वीडियो में किया है, जिसका आप चाहें तो अध्ययन कर सकते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में दैहिक स्वतंत्रता संबंधी जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनको किसी भी परिस्थिति में संसद निलंबित नहीं कर सकती है। इसे आप याद रखें। तो आगे बढ़ते हैं कि आपात की उद्घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दिशा में न्यायालय से कोई उपचार प्राप्त नहीं होगा। इस बात को आप याद रखें। लेकिन अनुच्छेद 19 से भिन्न अधिकारों के संदर्भ में संसद
निरानुमोदन प्रस्ताव पारित कर सकती है। अनुच्छेद 19 के संबंध में तो कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19 से ये जो स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है उससे भिन्न अधिकारों के हनन या उस पर निर्बंधन अगर सरकार अधिरोपित करती है तो इस संबंध में संसद चाहे तो उसका निरानुमोदन प्रस्ताव पारित कर सकती है, लेकिन आपात की उद्घोषणा के दौरान न्यायालय से कोई उपचार प्राप्त नहीं होगा। आपात की उद्घोषणा की समाप्ति पर अनुच्छेद 19 का जो अधिकार है स्वतंत्रता संबंधी अधिकार वह पुनर्जीवित हो जाता है, लेकिन उद्घोषणा के प्रवृत्त नहीं रहने पर अन्य अधिकारों के संबंध में न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तब न्यायालय अन्य अधिकारों के संबंध में रिलीफ दे सकते हैं नागरिकों को। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप ध्यान से अध्ययन कर लें। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगती है और आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संबंधित तथ्यों के संबंध में मेरी अगली प्रस्तुति आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अपने अगली प्रस्तुति में मैं मौलिक अधिकारों के संबंध में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रकृति पर भी चर्चा करूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको किस रूप में अध्ययन करना है। दोस्तों, यदि आपको मेरे इस वीडियो में कुछ कमियां नज़र आती हों या यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ अन्य सामग्री भी आपको प्रस्तुत कर सकूं, तो आप अपने टिप्पणियों के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।